हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या-क्या वर्णित है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसमें मुख्य रूप से चर्चा की गई है हमारे मूल अधिकारों की, ठीक? तो मूल अधिकार क्या होते हैं? सबसे पहले उन्हें समझते हैं। तो मूल अधिकार का मतलब होता है कि कुछ ऐसे अधिकार जिसे कोई आपसे अलग ना कर सकता हो। यानी कुछ ही विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जब वो आपसे अलग किए जाएँगे, अन्यथा सामान्य स्थिति में उसे कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता। अर्थात वो जो अधिकार आपको दिए गए हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यदि कोई ऐसा अधिकार दिया गया हो, तो इस प्रकार के अधिकार को कहा जाता है मौलिक अधिकार, ठीक? अब मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएँ लिखी गई है। पहले कहा गया है कि यह नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक शब्द का अर्थ होता है कि वह चीज़ें जो जन्म से ही मिल जाती हो, ठीक? यदि आप भारत की नागरिकता के योग्य हैं, यदि आप भारत के नागरिक हैं, तो जैसे ही आपका भारत में जन्म हुआ, वो सभी के सभी मूल अधिकार आपको प्राप्त हो जाएँगे, जिनकी चर्चा भाग 3 में की गई है, ठीक? तो नैसर्गिक का अर्थ होता है जो जन्म से ही अधिकार मिल जाएँ। दूसरा कहा गया है कि इसे लाया गया है फ्रॉम यूएस से, ठीक? कि ये जो संविधान का भाग 3 है, उसके जो अधिकांश भाग लिए गए हैं, ठीक? वो कहाँ से लाए गए हैं? वो सभी की सभी चीज़ लाई गई हैं यूएसए से, ठीक? अब उसके बाद कहा गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहने का मतलब है जो मूल अधिकार है उसका रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कि अगर मूल अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा या सरकार किसी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करती है, तो उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए आएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप देखेंगे कि जितने आजकल समाज में एक अलग प्रकार का ट्रेंड चला है, ठीक? कि ये सरकार हमारे संविधान को बदल देना चाहती है, संविधान नष्ट कर देना चाहती है, दूसरा संविधान लाना चाहती है। उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी बात मूल अधिकार की आती है, तो आपके मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। आपने नेता को बिकते हुए देखा होगा, ठीक? यानी पीएम होता है, वो भी अपनी राय को बदल देता है, यानी कि वो दूसरे प्रकार के कार्य करने लगता है। मगर जो जज होता है, ठीक? सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसके फैसले को, उसकी जो नीयत होती है, उसे खरीदना आसान नहीं होता है, ठीक? तो ऐसे-ऐसे व्यक्ति आपके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बैठे हैं और आप इन बातों पर विवाद करते फिरते हैं कि सरकार आपके मूल अधिकारों का ये कर देगी, वो कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब तक हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज उपस्थित हैं, ठीक? और तीसरा कहा गया, चौथी बात कही गई है कि वाद योग्य। वाद योग का मतलब होता है कि हमें 2 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ठीक? एक तो ये है मूल अधिकार, ठीक? जिसे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, और एक है राज्य के नीति निर्देशकता। तो उसमें भी हमें अधिकार दिए गए हैं, परंतु वो अधिकार सरकार देगी तब भी आप चुपचाप ले लेंगे, और ना देगी तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते। मगर मूल अधिकार में कहा गया वाद योग्य का मतलब होता है आप इस पर वाद विवाद कर सकते हैं। अगर सरकार मूल अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है या किसी प्रकार से आपके मूल अधिकारों का हनन करती है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, ठीक? तो इसे कहा गया वाद योग्य। फिर कहा गया निलंबित करने का अधिकार। निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड करना, किसी चीज़ को कुछ समय के लिए टाल देना, ठीक? जैसे कह दिया जाएगा कि अ, भाग 12 अनुच्छेद 13 और 14 में जो अधिकार दिए जा रहे हैं, वो हम 2 महीने के लिए निलंबित करते हैं। अर्थात 2 महीने के लिए कोई व्यक्ति इस बात पर नहीं झगड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, उस समय नहीं देखा जाएगा। तो निलंबित का मतलब होता है टालना। तो जब भी देश में कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, यानी राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो कुछ मूल अधिकारों को निलंबित कर देते हैं, ठीक? तो निलंबित करने का अर्थ आपको समझ में आया होगा। निलंबित करने का अर्थ होता है कि यानी जो हमारे अधिकार हैं उन्हें कुछ समय के लिए टाल देना। आगे कहा गया समाप्त, कि ये जो अधिकार हमें दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बने शुरू से वो एकदम परफेक्ट ही हो। उसमें कुछ कमियां भी रह सकती हैं, या हो सकता है कि उसमें बहुत अधिक त्रुटियां हो।
जो बनाते समय व्यक्ति ने गौर न किया हो या आगे चलकर मनुष्य दूसरे ढंग से उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उसे हटाना भी ज़रूरी है। तो कहा गया है कि किसी भी, ठीक, कोई भी मूल अधिकार है उसे समाप्त करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। ठीक, राष्ट्रपति उसे नहीं हटा सकता, संसद हटाएगी, परंतु संसद गैर मनमाने ढंग से उसे नहीं हटा सकती। जब भी वो हटाएगी उसे कारण बताना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। ठीक, तो ऐसे तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार आपके मूल अधिकारों का हनन कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, बदल देगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक, तो ये बातें हो गई। तो अभी आपने जाना मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार चीज़ क्या है। ठीक, तो मौलिक अधिकार हमें कुछ अधिकार प्रदान करती है जो कि हमें जन्म से मिले होते हैं। ठीक, अब एक एक करके इन सभी अधिकारों को जानते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो पहला कहा गया है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जैसे ही ये आर्टिकल स्टार्ट होता है, ये भाग स्टार्ट होता है, उसमें पहले वर्णन किया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा मूल अधिकारों की रक्षा करना। ठीक, मूल अधिकार का मतलब कि सरकार जो जो नियम बनाएगी उन सब का पालन करेगा कौन? राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट से नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सब नहीं है। स्टेट यहाँ पर राज्य का मतलब है कि कोई भी ऐसी संस्था जो अपने लिए अलग नियम कानून बनाती है, जो अलग प्रकार से लोगों की नियुक्ति करती है, जो अपने इनकम से लोगों को इनकम देती है, यानी कि सैलरी देती है। ठीक, तो कहने का मतलब जैसे रेलवे देखिए, रेलवे एक अलग विभाग है, उसके रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग है, उसके नियम कानून सब अलग हैं। ठीक, तो उसे भी एक प्रकार का राज्य कहा जाएगा। जो पुलिस अथॉरिटी है, पुलिस का एक अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अपना दायरा होता है, उनके नियम कानून अलग होते हैं। ठीक, तो यानी प्रोसीजिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। तो इन सबको राज्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, तो राज्य किसे कहेंगे? जिसका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, जो लोगों की नियुक्ति खुद करता है, उनको सैलरी अपने वेतन से देता है। अपने वेतन से मतलब उनके कार्यालय में जो धन इकट्ठा होगा, उनकी जो संस्था है उसी में से वो अपना धन देंगे। ठीक, तो ये हो गया राज्य के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 13 में कहा गया अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। तो 13 में कहा गया है कि संविधान बनने से पहले, यानी संविधान जब से बना है तब से, या उसके बाद, यानी जब बना संविधान उस समय भी कुछ कानून बने, और संविधान बन जाने के बाद भी कुछ नए नए कानून उसमें बनाए गए। तो कहा गया कि संविधान निर्मित होने से पहले, यानी पहले का बना हुआ कानून या बाद में बनने वाला कानून, यदि उसमें उससे किसी प्रकार भी लोगों के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसमें या तो संशोधन किया जा सकता है या तो उसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके। ठीक, तो अनुच्छेद 13 क्या शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद ये कहता है कि संविधान जब बना तो उस समय के कानून या इस समय जो कानून बन रहे हैं वो, कोई भी नया कानून या पुराना कानून हो, यदि उससे लोगों के मूल अधिकारों का हनन होगा तो उसमें या तो संशोधन किया जाएगा, संशोधन करने योग्य होगा तो, या तो उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। इसका अधिकार देता है हमें अनुच्छेद 13। ठीक, यानी आपको लगता है कि कोई सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि जो लोगों के हित में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि अनुच्छेद 13 के कारण आप कहेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है अनुच्छेद 13 का अधिकार देता है हमें कि हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे कि ये कानून नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि ईबीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो हमारा संविधान कहता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी अपराधी एक समान हैं। चाहे गरीब व्यक्ति मर्डर करे या रईस खानदान का कोई लड़का मर्डर करे, दोनों के लिए एक ही प्रकार की सज़ा का निर्धारण किया जाएगा। तो कहा गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि का मतलब होता है कानून, कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं,
इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में। परंतु इसमें दो कैटेगरियां हैं, ठीक। जो पहले था केवल ईबीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके अंतर्गत ये कहा जाता था, ये एक कठोर कानून है, कानूनी प्रक्रिया है। इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है, सेम क्राइम करता है, तो उसको सेम सज़ा दी जाएगी, चाहे कंडीशन कुछ भी रही हो, ठीक। कहने का मतलब है, एक 15 साल या 12 साल का लड़का किसी व्यक्ति का मर्डर करता है और एक 25 साल का लड़का किसी व्यक्ति का मर्डर करता है, तो दोनों को एक ही प्रकार की सज़ा का प्रावधान दिया जाएगा। वो कौन से अधिकार के तहत था? ईबीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक। परंतु इसका जो एप्लीकेशन है, इसे केवल 20% हम लोग यूज करते हैं, जो कि आया है यूके, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक, यानी इंग्लैंड से आया है। परंतु हम अधिकांश प्रयोग करते हैं यूएसए से लाए गए ईबीएल का, ईपीएल का। ईपीएल कानून क्या कहता है? ईपीएल कहता है कि कानून के समक्ष समान संरक्षण, ठीक, या कानून का समान संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाव, ठीक, कि यानी हम जो कानून बना रहे हैं वो कहीं ज़्यादा कठोर तो नहीं। तो इसके तहत उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि 5 वर्ष का लड़का यदि कोई क्राइम कर रहा है, तो इसका मतलब कोई उसे बहलाकर या उसे किसी चीज़ का प्रलोभन देकर या उसे डराकर, ठीक, इन सब कारणों से उसे विवश किया जा रहा है कि वो जाकर मर्डर करे। परंतु एक 25 साल का वयस्क आदमी है, तो उसके पास अपनी बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक स्तर है, वो सोच विचार करके ये निर्णय ले सकता है, मगर एक छोटा बच्चा वो नहीं ले सकता। तो दोनों की जो स्थितियां हैं क्राइम करने की, वो अलग अलग है, तो हम दोनों को एक समान रूप से दंडित नहीं कर सकते, ठीक। तो इसमें यही कहा गया है कि हम व्यक्ति को समान दंड तब नहीं देंगे यदि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग रही हो, ठीक। यानी हम कंडीशंस देखेंगे, अपराध भले ही हो कि आपने व्यक्ति का मर्डर किया 2 लोगों ने, मगर कंडीशंस अलग अलग हैं, तो हम लोग को अलग अलग सज़ा देंगे, ठीक। ये किसके अंतर्गत कहा गया है? ईपीएल, कानून का समान संरक्षण। तो हम लोग वर्तमान में इसी कानून को अधिक फॉलो करते हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, ठीक। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जो राज्य है, ठीक, राज्य की परिभाषा आपको बता दी गई कि जो राज्य होता है, वो राज्य आपके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक। इसके कहने का मतलब क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, राज्य का मतलब कोई भी सरकारी संस्था होती है, ठीक। कहा गया धर्म, यदि आप रेलवे की वैकेंसी का फॉर्म भरा आपने, और फॉर्म भरने के बाद आपको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आप मुस्लिम हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि आप किसी अदर कास्ट से आते हैं, ठीक। तो ऐसा कोई रीज़न देकर आपको हटाया जा रहा है, तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूरे रेलवे अथॉरिटी के खिलाफ आप केस कर सकते हैं, ठीक। केस तो इंडिया के खिलाफ भी किया जा सकता है, ठीक, यानी भारत देश के खिलाफ भी केस किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है उसमें ऐसा प्रावधान है। अब देखिए, तो कहा गया धर्म के आधार पर कि जो राज्य है, जितने भी सरकारी संस्था हैं, वो आपको धर्म, जाति, लिंग का मतलब इसलिए अलग नहीं कर सकते कि तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, इसलिए केवल ये जो पद है केवल लड़कों को दिया जाएगा, लड़कियों को नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का भी भेदभाव नहीं कर सकता। जन्म स्थान का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति योग्य है, ठीक, और वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश में, और उसने कहा है कि सभी राज्य के लोग भर सकते हैं, और एक योग्य व्यक्ति आता है दक्षिण भारत, कर्नाटक या केरल से आता है उठ करके, जिसकी योग्यता अधिक है, तो आप उसे इसलिए उसके पद से नहीं हटा सकते कि आप कहेंगे आपका जन्म स्थान अलग है, ठीक। इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। फिर कहा गया भाषा के आधार पर, आप व्यक्ति को भाषा के आधार पर भी नहीं निकाल सकते। अगर व्यक्ति योग्य है, आपका कार्य कर देता है, ठीक, सारे ऑफिशियल वर्क वो देख रहा है, और उसके बाद आप उसे कहेंगे कि इसलिए तुमको निकाल रहे हैं क्योंकि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक, तो ये भी आपके मूल अधिकार के खिलाफ है, तो आप इसकी भी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी जा कर के कहाँ, कोर्ट में। फिर कहा गया वंश के आधार पर। वंश के आधार पर भेदभाव का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा परिवार है जिसके घर में उसके पिता आतंकवादी रहे हों, या उसका भाई कोई ऐसी संगठन से जुड़ा हो जो कि देश के हित में नहीं है,
ठीक। तो यदि उस परिवार का कोई लड़का पढ़ लिख करके सेना में भर्ती होता है, तो आप उसे सेना से इसलिए बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक आतंकवादी का लड़का है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अर्थात आप वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर आप उस व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। इसका अधिकार देता है हमें हमारा अनुच्छेद 15। तो हमारे संविधान में कितनी बारीक-बारीक बातें दी गई हैं, हर एक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ठीक? तो सबसे विशेष कार्य ये है कि व्यक्तियों को अपने संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानना और समझना चाहिए, ठीक? तो ये आपने जान लिया अनुच्छेद 15 के बारे में, अब जानते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में, परंतु इसमें देखिए एक विवाद दिया गया आरक्षण। आरक्षण का मतलब इसमें 15 में अभी कहा गया कि राज्य यानी जो सरकार होगी वो आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ना धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। परंतु जो आरक्षण की बात आती है, तो आरक्षण में तो आपको भेदभाव देखने को मिलेगा कि किसी को अधिक वरीयता दी जाती है, छोटे कास्ट वाले लोगों को अधिक वरीयता दी जाएगी, बड़े कास्ट वालों को कम, ठीक? तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसका उल्लंघन नहीं है, ये इसमें रखा गया है विवाद के रूप में। कहा गया कि हम आरक्षण इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम इसका उल्लंघन करना चाहते हैं। यानी जब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी जो सोचने का दृष्टिकोण हो किसी के विकास से जुड़ा हो, तब हम इन चीज़ों को बाद में गौर करेंगे।